आज हम उपस्थित हुए हैं आपके सामने। इसमें विषय है कि एमपीपीएससी ने जो अपने सिलेबस में बदलाव किए हैं, उन बदलावों पर चर्चा करने के लिए और उस बदलाव में हम आपकी किस प्रकार से मदद कर रहे हैं, उसको लेकर आपके साथ उपस्थित हुए हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि एमपीपीएससी के द्वारा जो नवीनतम सिलेबस जारी किया गया है 2024 के अनुसार, उसमें प्रारंभिक परीक्षा में कुछ बदलाव किए गए हैं। प्रारंभिक परीक्षा में अगर हम देखें तो ज़्यादातर सिलेबस को रिसफल किया गया है, अर्थात वहाँ पे जो सिलेबस दूसरे बिंदु पे था उनको दूसरे बिंदु पे या दूसरे यूनिटों के अंतर्गत शामिल किया गया है। कुछ नए टॉपिक जैसे मध्य प्रदेश में जनजातियाँ नए टॉपिक के रूप में जोड़ी गई है। वहीं पे अगर हम दूसरी तरफ देखें तो मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है उसमें बदलाव किया गया। मुख्य परीक्षा में काफ़ी स्तर पर बदलाव हुए हैं। इसमें दोनों स्तर पर बदलाव है कि कुछ नए जो पोर्शन है उसको सिलेबस में जोड़ने का प्रयास किया गया, पुराना जो है वो तो वहाँ पे बना हुआ है। तो इसमें बदलाव में आप कैसे अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, कैसे उस तैयारी में आप अपनी तैयारी को दिशा दे सकते हैं, उसको लेकर हम यहाँ पे आज चर्चा करने वाले हैं और हम उसमें आपकी क्या मदद करने वाले हैं। हमारी बेसिकली मदद जो यहाँ पे है वो मदद किसके संदर्भ में कि अब आपको जो खासकर मुख्य परीक्षा के लेवल पे कंफ्यूजन रहता है कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो उस समस्या का समाधान के लिए दर्पण सिविल सर्विस के द्वारा मुख्य परीक्षा को लेके कंप्लीट अपनी किताबें लाई जा रही हैं। ये किताबें पूर्णतः मुख्य परीक्षा पर आधारित होंगी, है ना। पूर्णतः मुख्य परीक्षा में इनमें अगर हम देखेंगे तो टोटल 9 किताबें, आपके टोटल 8 किताबें और एक पीवाईक्यू की किताबें पहले से चल रही है, तो वो किताबें आपके द्वारा लाई जाएगी। इनमें पहली किताब जो है नीति शास्त्र की किताब, जिसमें अगर आप देखेंगे तो टोटल आपके 6 पेपर होते हैं। 6 पेपर में से अगर हम देखें तो हमारा जो चौथा पेपर है उसको नीति शास्त्र के पेपर के नाम से जानते हैं। नीति शास्त्र के पेपर में अगर हम देखेंगे तो पहले वो केवल एक पार्ट में होता था जिसमें कुल 200 अंक होते थे, लेकिन अब नीति शास्त्र सबसे बड़ी चुनौती बन के उभरा हुआ है। नीति शास्त्र का जो कुल पेपर होगा वो 2 हिस्सों में होगा, कुल उसके अंक होंगे 300, उसमें भी पार्ट ए और पार्ट बी में बना दिया गया है। तो हमारी जो किताबों की श्रृंखला आ रही है उस किताबों की श्रृंखला में पहली किताब आपकी नीति शास्त्र के रूप में आएगी। पहली किताब में जो है वो दर्शन शास्त्र, राष्ट्र निर्माण, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन और केस स्टडी, ये 5 यूनिट, अलग अलग यूनिट जो 5 डिफरेंट प्रकार की यूनिट है, 5 यूनिट को क्लब किया गया और 5 यूनिट को क्लब करने के बाद हमने उसको यहाँ पे लाने का प्रयास किया। जिससे अभी तक समस्या क्या होती थी कि अलग अलग यूनिट के लिए आपको जाना पड़ता था, अलग अलग यूनिट पढ़ना पड़ता था, एक जगह सटीक तरीके से एग्जाम की मांग के अनुसार कंटेंट नहीं मिल पाता था। वही कंटेंट प्रदान करने का हमने प्रयास किया है। ये प्रयास केवल एथिक्स में नहीं किया जा रहा, बाकी यूनिट में भी कर रहे हैं, लेकिन पहली जो किताब है वो आपको एथिक्स में कि यहाँ पे मिलने वाली है। लगभग ये किताब आपको अगले 7 से 8 दिन में मार्केट में उपलब्ध होने वाली है। इस किताब में अगर हम देखें तो सबसे पहले तो सिलेबस का सिस्टमेटिक तरीके से विभाजन करते हैं, सिलेबस को समझते हैं कि भाई सिलेबस में क्या क्या किया गया। तो अगर आप स्पेसिफिक देखेंगे एथिक्स के सिलेबस में तो एथिक्स में 2 पार्ट में बांटा गया। पहला पार्ट उसका दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन और केस स्टडी, पहला पार्ट। दूसरा हमारा जो पार्ट होता है वो हमारा होता है उद्यमिता, प्रबंधन, व्यक्तित्व विकास, केस स्टडी। ये 2 पार्ट में हमारी एथिक्स को बांटा गया। तो हमारी भी एथिक्स को लेकर 2 किताबें आएंगी। एथिक्स को लेकर 2 किताबें आएंगी। एक किताब जो होगी वो आपकी किससे, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, मनोवृत्ति, लोक प्रशासन, केस स्टडी की। दूसरी जो किताब होगी वो होगी उद्यमिता, प्रबंधन, साथ ही साथ वहां पे व्यक्तित्व विकास पर आधारित किताबें होने वाली हैं। तो ये 2 किताबें आपके सामने प्रस्तुत होंगी। अब अगर हम इसमें से देखें, इन किताबों को अगर हम देखें तो इनको सिस्टमेटिक तरीके से टोटल अगर सिलेबस की बात करें तो अभी 8 किताबों का प्लान यहाँ पे किया गया है कि इतिहास की 2 किताबें है ना, सॉरी पेपर 1 की 2 किताबें जिनमें इतिहास की एक रहेगी, दूसरी वहां पे ज्योग्राफी की रहेगी, तीसरी किताब जो है वो पॉलिटी वाला पूरा सेक्शन जिसमें भारत की अर्थव्यवस्था, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, साथ ही साथ है ना भारत और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था पे। फिर अगर हम देखेंगे तो एक जो होगा वो समाजशास्त्र पे होगी, एक राज्य व्यवस्था पे किताब होगी और एक विज्ञान और प्रौद्योगिकी पे आपकी किताबें होने वाली हैं। तो ये 2 किताबें हैं। अब इसमें आज जो चर्चा है वो हम किसके संदर्भ में कर रहे हैं, नीति शास्त्र की किताब के बारे में। तो नीति शास्त्र की
किताब में आपकी जो पांचों यूनिट है उसके प्रत्येक बिंदु को, पांचों यूनिट में से कुछ यूनिट जो है वो पुरानी है ना, कुछ यूनिट जो पुरानी है। जैसे अगर हम इसमें देखें दर्शन शास्त्र, तो दर्शन शास्त्र में कुछ टॉपिक पुराने हैं, जैसे सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, ये पुराने टॉपिक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो भारतीय दर्शन आपका नया टॉपिक है। भर्तृहरि यहाँ पे नए टॉपिक के रूप में दिया गया, अहिल्याबाई होलकर यहाँ पे नए टॉपिक के रूप में दिया गया। तो ये जो टॉपिक है, या संत रविदास नए टॉपिक है, तो इन टॉपिकों को भी इसमें शामिल किया गया। साथ ही साथ पुराने जो टॉपिक है वो तो इसमें ऐड है। लेकिन अगर हम दूसरे वाली यूनिट की बात करें तो दूसरी वाली यूनिट पूर्णतः नहीं है। ये जो यूनिट है वो पूरी तरह से नई यूनिट के रूप में यहाँ पे आपके सामने रखी गई है। तो ये पूरी यूनिट आपको यहाँ पे कवर करवाई जाएगी। फिर अगर हम देखें तो पिछले बार जो पुराना इथिक्स का सिलेबस होता, आपको याद होगा, तो वहां पे अलग अलग 4 यूनिट होती थी, उनमें से एक यूनिट 5 यूनिट होती थी, उनमें से एक यूनिट तो होती थी दार्शनिकों पर आधारित, बाकी एक यूनिट जो होती थी वो यूनिट होती थी मनोवृत्ति, अभिक्षमता और सामयिक बुद्धिमत्ता। मनोवृत्ति, अभिक्षमता एक यूनिट होती थी और सामयिक बुद्धिमत्ता एक अलग यूनिट होती थी। यहाँ पे जो पुराना सिलेबस था वो पुराने सिलेबस को मिला के एक यूनिट बनाया गया है। साथ ही साथ उसमें एक नया टॉपिक भी जोड़ा गया है जिसको अपन बोलते हैं साइकोलॉजी। तो नए सिलेबस के साथ भी इसमें भी हमारी भी किताब में हमने ये नए सिलेबस को जोड़ने का प्रयास किया है। यहाँ पे आपकी किताब में आपको ये नया सिलेबस मिलेगा। इसके अलावा कुछ पुराने टॉपिक के साथ लोक प्रशासन में जो मूल्य है उनके टॉपिक या उनके बिंदु यहाँ पे आने वाले हैं। और सबसे आखिरी में इसमें जो शामिल रहेगा वो केस स्टडी। सबसे बड़े कंफ्यूजन होता है कि केस स्टडी क्या आएगी क्या नहीं आएगी, तो यहाँ पे जो केस स्टडी है उसको पूरी तरह से शामिल किया गया। हर यूनिट से संबंधित केस स्टडी बताई गई है कि हर यूनिट से संबंधित केस स्टडी में क्या क्या चीजें आएंगी, है ना। जैसे भारतीय सट दर्शन पे आपको अगर ध्यान होगा तो अभी विगत वर्षों में गौतम बुद्ध से संबंधित केस स्टडी आई, तो वो गौतम बुद्ध से संबंधित केस स्टडी को भी, या ऐसे अलग अलग विचारकों से संबंधित क्या क्या केस स्टडी होती है उनको शामिल करने का प्रयास किया गया। राष्ट्र निर्माण जो कि एक पूरी तरह से नया टॉपिक है, इस नए टॉपिक को भी यहाँ पे समाहित करने का प्रयास किया गया है। तो ये हमने किया है। अगर हम इसमें देखें तो आपका पूरे इसमें किताब के अंदर 2-3 चीजें होंगी जो इसकी विशेषताओं के रूप में हम बोल सकते हैं। सबसे पहला बिंदु अगर हम देखें तो यहाँ पे ये किताब जो है वो एक तो नया सिलेबस और पुराने सिलेबस दोनों को समाहित करती है, पूर्णतः नए पाठ्यक्रम के अनुसार है। पुराना सिलेबस भी पूरी तरह से इसमें शामिल है, पहली बात। दूसरा, किताब को बहुत ज्यादा सटीक रखा गया है। सटीक मतलब इसमें हमने ना तो बहुत ज्यादा वो इसको बढ़ाने का प्रयास किया, ना ही बहुत ज्यादा शॉर्ट करने का प्रयास किया। आप जब किताब आपके पास आएगी आप उसको देखेंगे तो यहाँ पे जितना आपको एग्जाम में मांग है, जो एग्जाम में आपको लिखना है, वो लिखने के पूरे फॉर्मेट को यहाँ पे फॉलो करने का प्रयास किया। लेकिन उसके साथ ही साथ कि उसमें इस हिसाब से क्वेश्चन को लिखने का प्रयास किया कि जो आपके 2 अंक के प्रश्न हैं, 2 अंक के प्रश्न यहाँ पे आपके कवर हो जाए, 7 अंक के प्रश्न हो जाए, और इथिक्स में 10 की जगह 11 अंक के प्रश्न होंगे, तो 11 अंक के प्रश्न आपके कवर हो जाए, उनको लिखने का प्रयास किया। साथ ही साथ जब कोई यूनिट, जब कोई टॉपिक खत्म हो रहा है तो उस यूनिट या उस टॉपिक को खबर होने के बाद पुरानी परीक्षा में क्या प्रश्न उस यूनिट से आए थे, उससे कौन कौन से प्रश्न आए, 2 मार्कर में कौन से प्रश्न आए, 5 मार्कर में कौन से, पहले 5 मार्कर चलता था, 5 मार्कर में या 20 मार्कर में कौन से प्रश्न आए, तो उनको भी रखने का प्रयास यहाँ पे किया गया है। तो विगत वर्षों के प्रश्नों का समावेशन किया है। साथ ही साथ हर यूनिट के बाद, हर टॉपिक के बाद, यूनिट वाइज नहीं बोलेंगे, हर टॉपिक के बाद, जैसे यहाँ पे एक टॉपिक है राष्ट्र की अवधारणा, शक्ति और घटक, तो राष्ट्र की अवधारणा और शक्ति और घटक के बाद इस टॉपिक से कौन कौन से संभावित प्रश्न आपको आ सकते हैं। वो प्रश्न 2 मार्कर में क्या आ सकते हैं, 5 मार्कर में क्या आ सकते हैं, या 7 मार्कर में क्या आ सकते हैं, और 11 मार्कर में क्या आ सकते हैं, उनको भी शामिल करने का प्रयास किया है। तो ये चीजें हमने इस किताब के अंदर समाहित की है। तो ये किताब एक प्रकार से आपको एक किताब के साथ ही साथ जो आपके नोट्स होते हैं उस फॉर्मेट में रहेगी, है ना। मतलब आप यहाँ पे इसको एक नोट्स के तरीके में भी देख सकते हैं कि केवल उसमें से आप की पॉइंट को हाईलाइट करो, अंडरलाइन करो, वो सीधे सीधे उसको याद करके आप एग्जाम में रिप्रोड्यूस कर सकते हो, वहां पे लिख सकते हो। तो जिसमें आपको बहुत ज्यादा जो समय लगता है, अलग अलग जगह से कंटेंट को एकत्रित करने जाएंगे, तो वो सारा समय आपको बचाएगी, आपको सटीक डायरेक्शन देगी और आपको पढ़ने में बहुत ज्यादा मददगार होगी। अगर हम देखें तो धीरेन्द्र सर अब इसमें कुछ एड ऑन करना चाहेंगे, आप कुछ एड ऑन करना चाहें तो आप कर सकते हैं, या किताब के बारे में बताना चाहेंगे। नमस्कार। किताब के मैं आपको फीचर्स बता देता हूं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक हैं। यदि हम पिछले कुछ वर्षों के एग्जाम के पैटर्न को नोटिस करें तो हमको लग रहा होगा कि पेपर इथिक्स का थोड़ा सा क्या रहता है, कंपैरेटिवली आसान रहता है, लेकिन उसके बाद भी हम स्कोर नहीं कर पाते हैं। उसका मूल कारण ये रहता है कि हम स्कोरिंग के लिए जो रिक्वायर्ड चीजें रहती है, क्वालिटी जो गुणवत्ता रहती है कंटेंट में, उसको नहीं ला पाते हैं। तो उसको यहाँ पे क्या किया जाएगा, प्रयास किया गया है।
गुणवत्ता आप कैसे लाएंगे, फॉर्मेट के माध्यम से गुणवत्ता कैसे लाएंगे आप, बेहतर कंटेंट लिख करके अथवा उदाहरणों का प्रयोग करके अथवा केसेस का प्रयोग करके, उस चीज को यहाँ पे क्या किया गया, समाहित किया गया है। मैं आपको फर्स्ट यूनिट से थोड़ा सा बताने का प्रयास करता हूँ। जैसे कि सर ने बताया कि हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट यूनिट जब चालू होगी तो उसमें पहली यूनिट, उसके बाद उसमें जो जो क्वेश्चन शामिल किए गए हैं उसको हम यूनिट के अंत में क्या करेंगे, आपको अभ्यास प्रश्न देंगे। ऐसे सभी यूनिट्स जो पहले शामिल थे उनसे पीवाईक्यू पूछे गए हैं, उनके पीवाईक्यूज भी यहाँ पे क्या किए गए हैं, आपको दिए गए हैं, ताकि आप दोनों तरीके से समझ सकें कि आपको इस पुस्तक से पुराने वर्षों के प्रश्न कवर हो रहे हैं कि अथवा नहीं हो रहे हैं, ये स्वतः आप वहीं पे परीक्षण कर पाएंगे। ठीक है, और दूसरा अभ्यास प्रश्न तो आपको वहां पर दिए ही गए हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आपके पास जब पुस्तक आएगी तो पहली यूनिट से चालू होगा, जैसे सर दर्शन आपका पहला टॉपिक दिया हुआ है। सर दर्शन को एकदम व्यवस्थित रूप में आपको जिस तरीके से प्रश्न आने वाले हैं, जिस तरीके से पूछा जाएगा, सिर्फ उतना ही है। ठीक है, क्योंकि सर दर्शन पढ़ने बैठोगे तो हो सकता है आपको किसी किताब में इतना कंटेंट दे दिया जाए कि पूरा पीएचडी कर जाओ, पीजी कर जाओ, लेकिन हमको क्या करना है, इस चीज को समझ के चलना है कि पूरे इथिक्स में 150 में से सर दर्शन एक इतना छोटा सा टॉपिक है कि हो सकता है उसमें से मात्र आपको 10 नंबर का या उससे भी कम का ही प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो हमको पढ़ना भी क्या है, उतना लिमिटेड पढ़ना जितना आयोग पूछ रहा है, बहुत ज्यादा आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया गया, पहले प्रारंभ में हमने भारतीय दर्शन शास्त्र क्या है उसके बारे में बेसिक बातें बताई, देन हम भारतीय सर दर्शन की परंपरा पे आते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको बताया गया न्याय दर्शन, तो न्याय दर्शन की परिचय क्या है, ठीक है, उसका प्रवर्तक कौन है, प्रारंभ कौन रहा, उसमें विभिन्न शब्दों का मतलब क्या है, और न्याय दर्शन की में अंतर क्या है, परंपरा क्या है, उसकी ज्ञान मीमांसा क्या है, उसकी तत्व मीमांसा क्या है। ठीक है, अगेन डायरेक्ट आपको प्रश्न आता है कि न्याय दर्शन की ज्ञान मीमांसा पर टिप्पणी लिखिए। तो न्याय दर्शन की ज्ञान मीमांसा पर टिप्पणी की जब बात आएगी तो आपको एग्जैक्टली क्या मिल जाएगा, पूरा का पूरा वैसा का वैसा ही क्या है चीज आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, उसके प्रामाणिक विचारों पे चर्चा कीजिए तो आपको एग्जैक्ट पूरा का पूरा क्या मिल जाएगा, टॉपिक मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या किया गया, इसको कवर किया गया है। जब आपका सर दर्शन वाला पोर्शन खत्म होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपको पुराना एक जो थिंकर हमारे सिलेबस में थे वो वापस से दिए गए हैं। ठीक है, एक और डिवीजन कि आपको यहाँ पे क्या किया गया है, दर्शन शास्त्रियों को बहुत प्यार से डिवाइड किया गया है ताकि आपको समझने में आसान रहे। यदि हम आप सभी थिंकर्स को देखें तो थिंकर्स को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक भारतीय थिंकर और एक पाश्चात्य थिंकर। पाश्चात्य थिंकर्स में हमारे यहाँ पे सिर्फ 3 दिए गए हैं, लेकिन भारतीय थिंकर्स को भी हमने यहाँ पे 3 हिस्सों में डिवाइड किया ताकि आपको क्या रहे, पढ़ने में आसानी रहे। कंटेंट को इसी तरीके से बनाया गया, जैसे सर ने कहा कि ये पुस्तक के साथ साथ क्या है, आपका नोट्स है। ठीक है, पुस्तकों में जनरली क्या किया जाता है, बहुत सारा कंटेंट दिया जाता है जिसमें से आपको अपने पर्सनल नोट्स बनाने होते हैं, जबकि यहाँ पे क्या किया है हमने, आपका काम आसान करके दिया है कि ये पुस्तक के फॉर्म में भी काम करेगी और नोट्स के फॉर्म में। जैसे यहाँ पर आपको एकदम क्या किया गया, आसान भाषा में उस चीज को लिख करके दिया गया है कि भारतीय दार्शनिकों में आप 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, प्राचीन दार्शनिक, मध्यकालीन दार्शनिक, आधुनिक दार्शनिक। प्राचीन दार्शनिकों में एक नया एड ऑन हुआ पुराने सिलेबस के कंपेयर में, भर्तृहरि। मध्यकालीन दार्शनिकों में सिर्फ एक एड ऑन हुए हैं नए, वो है संत रविदास। और आधुनिक दार्शनिक में क्या हुए हैं एड ऑन, एक हमारे यहाँ पे क्या हुई है, देवी अहिल्याबाई। ठीक है, यहाँ पे अभी सुधार होगा। ठीक है, देवी अहिल्याबाई, और इसके अलावा हमको यहाँ पे कौन देखने को मिल जाएगा, बाकी सभी पुराने, भीमराव अम्बेडकर पहले पॉलिटी वाले में थे, अब यहाँ पे कर दिए गए। ठीक है, तो इतनी बातें क्या है हमको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगेन अब जब हम थिंकर्स में आएंगे तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगी, हमारे लिए आसान हो जाएगी। सुकरात, उनके बारे में सुकराती विधि क्या है, सुकराती समस्या क्या है, ठीक है, वो चीज आपको सुकरात की विधियों में द्वंदात्मक विधि क्या होती है, ठीक है, ढाई विधि क्या होती है जिसको हम मिडवाइफरी मेथड कहते हैं, तो ये चीज आपको देखने को मिल जाएगी। इसी प्रकार से सभी थिंकर्स यहाँ पे आपको क्या है कवर किए गए हैं। ठीक है, प्लेटो, अरस्तु। उसके बाद जब आप सेकेंड यूनिट पे आते हैं, सेकेंड यूनिट जो कि आपका राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा आदि से डील करती है, उसमें जब आएंगे तो उसमें भी क्या किया गया है, आपको आसान भाषा में चीजों को बताने का प्रयास किया गया है। ठीक है, ये यहाँ पर आप देखेंगे। देखिए, सबसे पहले तो अगर आप राष्ट्रवाद वाली पूरी यूनिट को लेंगे, ये एक नई यूनिट है, राष्ट्रवाद वाली यूनिट को लेंगे तो पहले उसका डिवीजन कर लेते हैं। थोड़ा डिवीजन करने पे आप पाएंगे कि उसके अंदर 2 चीजें समाहित है। पहला तो एक राष्ट्र से जुड़े हुई हित से कि राष्ट्र की अवधारणा क्या है, राष्ट्र क्या है। दूसरी, राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे। दूसरा उसमें जो है वो राष्ट्र की सुरक्षा हम कैसे करेंगे, तो दूसरी राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे। तो पहली अवधारणा, राष्ट्र की अवधारणा क्या है,
उसके घटक क्या है, उसकी शक्ति क्या। फिर हमारा क्या है कि राष्ट्र की सुरक्षा कैसे करेंगे, राष्ट्र की सुरक्षा की अवधारणा क्या होती है और राष्ट्र की सुरक्षा में कौन कौन सी विभिन्न चीजों को शामिल किया जाता है, उसका संचालन कैसे किया जाता है, वो अवधारणा। तीसरा, इस यूनिट के अंतर्गत कुछ नैतिक अवधारणाएं भी शामिल की गई। नैतिक अवधारणा जो परंपरागत चलती है, जैसे शुभ, तो शुभ होता क्या है, शुभ की भारतीय मान्यता क्या है, शुभ के प्रति अलग अलग विचारकों की क्या राय है। सद्गुण, सद्गुण से क्या है, सद्गुण कितने प्रकार का होता है, सद्गुण के प्रति मान्यताएं क्या है, या अहिंसा या उत्तरदायित्व, उनको शामिल किया गया है। तो ये जो हिस्सा है वो आपको राष्ट्र या राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ है, मतलब राष्ट्र से जुड़ा हुआ हिस्सा है, राष्ट्र और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ हिस्सा माना जाता है, जबकि ये नैतिकता से जुड़ा हुआ हिस्सा है। और उसके अंदर भगवत गीता में नीति शास्त्र क्या है, प्रशासन में हम उसकी क्या भूमिका करेंगे, एक प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते हम भगवत गीता से क्या सीख सकते हैं, क्या बेहतर कर सकते हैं, उसको देखेंगे। तो जैसे यहाँ पे देखें तो राष्ट्र की अवधारणा क्या है, सबसे पहले तो आता है कि राष्ट्र की अवधारणा क्या है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो राष्ट्र के घटक कौन कौन से होते हैं जिनमें राष्ट्र में शामिल किया जाता है। फिर हमने वहां पे देखा कि भारत के संदर्भ में राष्ट्र जो है ना, भारत के संदर्भ में प्राचीन काल में राष्ट्र क्या होता है, वर्तमान काल में क्या राष्ट्र है, राष्ट्र राज्य से अलग कैसे है, उसको भी देखने का प्रयास किया है। साथ ही साथ हम देखें, जब राष्ट्र वाला टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है तो राष्ट्र के बाद क्या आता है, राज्य क्या होता है, कि राष्ट्र के बाद राज्य क्या है, राज्य में और राष्ट्र में अंतर क्या है, राज्य के कौन कौन से तत्व होते हैं, उनको हमने समझने का प्रयास किया। ऐसे सारी चीजें जो यहाँ पे आ सकती है उनको देखा। फिर हमारे पास आता है कि भाई शक्ति क्या होती है, अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में शक्ति संतुलन क्या होता है, हम हमारे भारत में शक्ति संतुलन कैसे स्थापित कर रहे हैं। आज अगर भारत के अंतरराष्ट्रीय मामलों में देखेंगे तो शक्ति संतुलन स्थापित कैसे होगा, साथ ही साथ वहां पे अभ्यास प्रश्न, जब आप वो टॉपिक को कवर करेंगे तो आपको सबसे पहले 2 मार्कर में क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, 7 मार्कर में क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, 11 मार्कर में इस स्पेसिफिक यूनिट से, इस स्पेसिफिक टॉपिक से, यूनिट से नहीं, यूनिट के टॉपिक से क्या पूछा जा सकता है, उसको भी शामिल करने का प्रयास किया। अब उसके बाद हमारा यहाँ पे जो टॉपिक आता है वो राष्ट्रीय सुरक्षा, कि भाई राष्ट्रीय सुरक्षा होती क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणाएं क्या है, परंपरागत सुरक्षा क्या होती थी, आधुनिक सुरक्षा क्या है, जो अपरंपरागत सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा के विभिन्न भारत के घटक कौन कौन से हैं, कौन कौन से घटक राष्ट्रीय सुरक्षा में भारत अपना रहा है, भारत पहले राष्ट्रीय सुरक्षा की कौन सी रणनीति अपना रहा था जब आजाद हुआ था और आज कौन सी अपना रहा है। साथ ही साथ सामूहिक सुरक्षा वाली अवधारणा को हमने शामिल किया। तो ये आपको पूरा जो सेकंड यूनिट है एक प्रकार से नई यूनिट है जिसको आपको पढ़ने में हो सकता है कि आप अगर नोट्स का कलेक्शन करने जाए या पढ़ने बैठे तो आपको बहुत ज्यादा जो समय लगेगा वो समय यहाँ पे कम लगेगा। साथ ही साथ उसके बाद क्या दिया, प्रत्येक यूनिट के बाद, प्रत्येक टॉपिक के बाद हमने प्रश्न दिए, तो आपको सीधे सीधे समझ आ जाएगा कि इस यूनिट को तैयार कैसे करना है, वो यूनिट को तैयार करने में बहुत मदद करेगी। उसके बाद फिर हमारा आता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा का संचालन हम कैसे करते हैं, किस प्रकार राष्ट्रीय सुरक्षा का संचालन करते हैं। तो हमारे सशस्त्र सैन्य बल क्या होते हैं, जिनमें थल सेना होती है, नौसेना होती है, वायुसेना होती है, उनकी संरचना क्या होती है, उनका गठन कैसे होता है, उनके अंदर कौन कौन सी हिरार्की होती है, उस पूरी चीज को समाहित किया। उसके बाद फिर हमने क्या किया वहां पे, उसके बाद हमने उसमें जो शामिल किया कि भाई सशस्त्र सैन्य बल के बाद आपके जो अर्धसैनिक बल होते हैं वो कौन से होते हैं, गुप्तचर एजेंसियां होती है वो क्या होती है, उनके रोल क्या होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, तो उनको हमने यहाँ पे देखा। फिर हमारी अगली यूनिट जो होती है वो होती है मानवीय व्यवहार और मनोचिकित्सा, जिसमें कुछ टॉपिक जैसे जो मनोवृत्ति वाले हैं वो पहले से हैं, है ना। तो अब मनोवृत्ति, अभिक्षमता, सामूहिक बुद्धि और व्यक्तिगत भिन्नता, ये पुराने टॉपिक है, पुराने सिलेबस में भी थे और यहाँ पर भी उनको क्या है कवर किया गया है और काफी डिटेल में कवर किया गया है। ठीक है, डिटेल का मतलब होता है कि आपको जितनी ज्यादा आवश्यकता है, जैसे उदाहरण के लिए जब आप मनोवृत्ति पढ़ेंगे तो अलग अलग थिंकर्स के क्या विचार थे परिभाषा के तौर पर, और उसको लेकर के उदाहरण, जैसे कोरोना कालीन मनोवृत्ति के का उदाहरण हो गया। ठीक है, लोकतंत्र में मनोवृत्ति, राजशाही और तानाशाही में कैसे मनोवृत्ति होती है, पश्चिमी संस्कृति और भारतीय संस्कृति। तो आपको क्या मिलेगा दरअसल कि हमारे लिए जो रिलेवेंट है एग्जाम के हिसाब से, ठीक है, वो चीज क्या है आपको मिल जाएगी। दूसरा, एक समस्या जाती है किताबों में कि एक मोनोटोनस रहता है, किताब समझ में नहीं आती है, अथवा किताब में आकर्षण नहीं होता, अथवा किताब हमको क्या है वो बोरिंग लगने लगती है। तो उस चीज को भी समाधान करने का प्रयास किया गया ताकि इस चीज को आपको पढ़ने में भी आसानी रहे और किताब आंसर राइटिंग के दौरान दरअसल क्या कर सके आप, डायग्राम्स आदि को बना सके। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए मनोवृत्ति के तत्व यहाँ पे दिए हुए हैं तो उनको भी क्या क्या डायग्राम से बताया गया है। मॉडल्स आपको, जैसे एबीसी मॉडल हो गया, मोड मॉडल क्या होता है, ठीक है, इन पे प्रश्न दिए गए हैं आपको। मनोवृत्ति के जो तत्व होते हैं उसकी बातें की गई है। जैसे उदाहरण के लिए आप मान लीजिए कि संज्ञानात्मक तत्व पढ़ रहे हैं आप, तो उसमें उदाहरण दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे आप मनोवृत्ति में सामंजस्य की बात करते हैं तो मनोवृत्ति में सामंजस्य के लिए आपको 3 से 4 उदाहरण दिए गए हैं। तो यहाँ पे उदाहरणों को इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूँ आपसे दरअसल कि नीति शास्त्र में
जैसे उदाहरण के लिए कि यदि आप इतिहास पढ़ते हैं और इतिहास में आप तारीख नहीं बताते हैं, इसका मतलब कि आप इतिहास विषय के बारे की जो मूल वो है डिमांड है उसको आप फुलफिल नहीं कर रहे हैं। ज्योग्राफी पढ़ते हैं आप, उसमें आंसर राइटिंग में वो नहीं बनाते हैं, आप मैप नहीं बनाते हैं, इसका मतलब कि आप दरअसल क्या है, एक मूल आवश्यकता जो थी उसको फुलफिल नहीं कर रहे हैं। वैसे ही नीति शास्त्र में है कि नीति शास्त्र में हमको उदाहरण प्रस्तुत करने होते हैं, नीति शास्त्र में हमको थिंकर्स बताने होते हैं, दर्शन शास्त्रियों के अनुसार बातें करनी होती है, ठीक है। तो उस चीज को भी यहाँ पे क्या किया गया है, कवर करने का प्रयास किया गया। मनोवृत्ति को काफी विस्तार से कवर किया गया, मनोवृत्ति मापन क्या होता है, समस्याएं क्या है, मनोवृत्ति परिवर्तन क्या है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देखने को मिलेगा आपको भगवान में नारियल पूजा आदि को लेकर के, ठीक है। यहाँ पे उदाहरण आपको थिंकर्स के हिसाब से मिल जाएंगे, एकलव्य और द्रोणाचार्य के उदाहरण। तो ये काफी क्या है, दरअसल व्यवहारिक उदाहरण है जो आपको क्या है एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो उस चीज को भी क्या करेंगे आप यहाँ पर देखने को पाएंगे, ठीक है। हर जगह क्या किया गया है, विस्तार से चीजों को बताया गया, मनोवृत्ति और व्यवहार में क्या डिफरेंस होता है उसको भी यहाँ पे क्या किया गया है, कवर किया गया है। इसके अलावा जैसे आप यहाँ पे देखेंगे प्रबोधन संप्रेषण का पूरा जो विषय आता है, ठीक है। प्रबोधन संप्रेषण के विषय में आप क्या पाएंगे यहाँ पर, उसका निर्माण कैसे होता है, उसमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, ठीक है, उसको भी यहाँ पे कवर किया गया है। प्रबोधन संप्रेषण के अंतर्गत उसके क्या विशेषताएं होती हैं, उसको लेकर के क्या क्या दृष्टिकोण चल रहे होते हैं ना, संज्ञानात्मक दृष्टिकोण क्या होता है, उस सब की बातें यहाँ पे की गई है, उसके क्या तत्व होते हैं। ये 2020 का यदि आप पेपर उठा के देखेंगे तो एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आया हुआ था, प्रबोधन संप्रेषण के निर्धारक तत्वों की चर्चा कीजिए, यही क्वेश्चन था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस चीज को क्या किया गया है, चर्चा में एक और बात की वहां पे एक अंतर देखने को मिलेगा। आपने अगर पहले पेपर दिया होगा 2020 में पेपर दिया होगा, आपने उत्तर लिखा होगा, तो सबसे बड़ा एथिक्स में, चूंकि अभी तो पिछले 2-3 वर्षों से कॉपी देखने जा नहीं पा रहे हैं, वहां पे मार्क्स आपको पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन दिक्कत क्या होता है, केवल लिखना नहीं होता है। लिखने को हम कितने व्यावहारिक तरीके से, कितने इफेक्टिव तरीके से लिख पाते हैं, वो चीज मैटर करती है। तो वही चीज है कि आपने टॉपिक डाला कि भाई प्रबोधन संप्रेषण का एक निर्धारित संप्रेषक, तो वो आपने बताया संप्रेषक कैसे है, लेकिन जब तक आप स्वयं का एक एग्जाम्पल नहीं डालेंगे, है ना, वहां पे एक एग्जाम्पल नहीं डालेंगे तो आपकी मांग से नहीं बढ़ेंगे, आप कितने ही पढ़ लेंगे। क्योंकि कई सारे बच्चों के साथ ये समस्या कि सर लिख के तो आए, लेकिन लिखने में जैसा लिखना चाहिए वो नहीं लिख के लाए। तो यहाँ पे जैसा लिखना चाहिए वैसे लिखा हुआ कि हर चीज आपको बताइए कि भाई लक्षित व्यक्ति, तो लक्षित व्यक्ति कैसे उसको इम्पैक्ट कर रहा है, वो चीजें हमने बताई है कि भाई विद एग्जाम्पल। क्योंकि आप इथिक्स में जो लेखन का स्टाइल होता है वो होता है व्यवहारिक लेखन। हिस्ट्री में आप लिखते हो तो आपका टाइम पीरियड लिखाने को बताया जाता है कि आप टाइम पीरियड नहीं डाल रहे हो, ज्योग्राफी में डायग्राम नहीं बना रहे हो, आप कितने ही अच्छा लिख लो आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे। वैसे ही यहाँ पे आप एग्जाम्पल नहीं दे रहे, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। वो एग्जाम्पल कई बार आप स्वयं से क्रिएट करते हैं, लेकिन इस किताब में क्या वो एग्जाम हमने यहाँ पे क्या किया, वो आपका बेहतर तरीके से देखने का प्रयास किया है इन्हें, है ना। तो उसको आप यूज करोगे, कई सारी नई चीजें भी इसमें देखने को आपको मिलेंगी इन्हें, है ना। ठीक, तो ये क्या है, दरअसल आपका इस तरीके से पूरी यूनिट को कवर किया गया। यूनिट 3 को, यूनिट 3 के इसमें आपका जो एक सेकंड टॉपिक दिया हुआ है उसमें भी क्या है, काफी बातें कवर कर दी गई हैं आपकी, है ना। यदि आप इसमें देख पाएंगे मनोचिकित्सा आदि की जो सेकंड टॉपिक था, बिल्कुल नया टॉपिक है। साइकोलॉजी वाला जो पोर्शन जोड़ा गया है वो बिल्कुल नया टॉपिक है। तो उसको मैं एक बार आपको शो कर देता हूं कि कैसे हम उस चीज को क्या है आपके लिए आसान भाषा में उसको कवर कर रहे हैं। जैसे यदि आप यहाँ पर देखेंगे मनोचिकित्सा वाली जो हमारी सेकंड पॉइंट है, सेकंड यूनिट जो थर्ड उसका है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये जैसे आपको वहां पर डिप्रेशन का दिया हुआ है, अवसाद का। तो अवसाद के बारे में हमने चर्चा करी, अवसाद के क्या प्रकार होते हैं, अवसाद का उपचार कैसे होता है, अवसाद को लेकर के WHO के क्या वो हैं कंसर्न्स हैं, अथवा अवसाद को लेकर के WHO क्या काम कर रहा है, हमारे देश में उसको लेकर के क्या प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, वो सभी बातें इसमें क्या कर दी गई हैं, कवर कर दी गई हैं। ऐसे ही यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, सामाजिक दुश्चिंता का एक टॉपिक दिया गया, सोशल एंजाइटी जिसको हम कहते हैं। तो सोशल एंजाइटी में पूरी चर्चा की गई। तो इस प्रकार से सभी क्या है आपको जो टॉपिक उसमें मनोचिकित्सा और मनोविकार दोनों पे जो दिए गए हैं उन सबको कवर किया गया है। उसके पश्चात आपको यहाँ पर एक नया यूनिट दिया गया है, फोर्थ यूनिट। उस फोर्थ यूनिट में थोड़ा सा एक डाइवर्स है। वो उसका दूसरा जो पॉइंट है वो दरअसल डील करता है किस चीज से, आपका भ्रष्टाचार से। जबकि जो पहली यूनिट है वो पहली यूनिट डील करती है आपकी किस चीज से, नैतिक मूल्यों से, और उसमें जो अभिप्रेरणा है उससे।
और लोक प्रशासन में नैतिक सद्गुण और मूल्य क्या होते हैं। ठीक है, तो नैतिक सद्गुण, मूल्य, अभिप्रेरणा, इसको भी कवर किया गया है विस्तार पूर्वक, है ना। और दूसरा जो भ्रष्टाचार, जो कि ऑलरेडी हमारे पुराने सिलेबस में था, 19 वाले सिलेबस में तक भी था और बाद में जो सिलेबस था उसमें भी था, और अभी भी वो वर्तमान में उतना ही टॉपिक है ना, तो उसको भी क्या किया गया, पूरा कवर किया गया। और जैसा मैंने आपको ऊपर बताया 3rd यूनिट में, उसी प्रकार से क्या किया गया है, चीजों को यहाँ पे भी कवर किया गया है, पूरा उदाहरणों के साथ, परिभाषाओं के साथ, दार्शनिकों के मतानुसार चीजों को क्या किया गया है, बताया गया है। ठीक है, जो कि आपके लिए सिर्फ एक बुक नहीं है, ये आपके लिए क्या होने वाली है, एक तरीके की पूरी नोट्स के तौर पे भी काम करने वाली, जिसको आप क्या कर सकते हैं, लास्ट मोमेंट में रिवाइज करके जा सकते हैं। बहुत ज्यादा आपको किताबों को लेकर के बैठने जैसी समस्या यहाँ पे नहीं आएगी। ठीक है, ये पूरा आपको यहाँ पे भ्रष्टाचार क्या है, कवर किया गया है। और हर यूनिट के बाद, जैसा कि पहले भी सर हमने बताया और सर ने बताया, वो चीज भी आपको मिलेगी। और एक यहाँ पे जैसा 5वीं यूनिट जो है आपकी, वो है केस स्टडी वाली। ठीक है, तो केस स्टडी के लिए क्या किया गया है आपका, सिंपली जैसा सर ने बताया, अच्छा सर से ही सुन लेते हैं। केस स्टडी देखिए, सबसे बड़ा कंसर्न यह होता है बच्चों का एथिक्स में, 2-3 चीजें, ये कुछ सब्जेक्ट के साथ है, कुछ सब्जेक्ट के कुछ टॉपिक के साथ है, कि उस पर कभी ध्यान नहीं देते, और आखिरी में यही कंसर्न आता है कि सर केस स्टडी को लिखना कैसे है, केस स्टडी को कवर कैसे करना। तो इस बार हमने जो एग्जैक्ट शब्द सिलेबस वहां पे दिया गया, क्या दिया गया, यूनिट 5 में क्या शब्द दिया गया कि खंड आ में सम्मिलित विषय वस्तु पर आधारित पाठ्यक्रम। तो अब ये बात देखा कि ऊपर वाली जो 4 यूनिट है, उन 4 यूनिट पर केस स्टडी पूछी जाएगी, और ऐसा होते भी आ रहा है। तो वो 4 यूनिट पर केस स्टडी कैसे पूछी जाएगी, उसके अंदर क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसको हमने 2 चीज शामिल की। पहला कि जो जितनी भी प्रीवियस ईयर में केस स्टडी आई, 2014 से लेकर 2022 तक जितनी केस स्टडी आई, उन सारी केस स्टडी को विद सॉल्यूशन रखा है। और विद सॉल्यूशन क्या रखा है कि अलग अलग टॉपिक में वो कहाँ पे फिट होती है, अलग अलग टॉपिक में कहाँ फिट होती है, उस केस स्टडी को उसके आंसर के साथ रखने का प्रयास किया। दूसरा कि उससे संबंधित केस स्टडी कैसे आ जाती है, जैसे बात कर ले, लेट से, है ना, हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि हमारा पहला यूनिट है भारतीय दर्शन, दार्शनिक, समाज सुधारक। तो हमने इन पर केस स्टडी कैसे आ सकती है, तो आपको पहले बताया कि भाई एक केस स्टडी 2021 में किस पे पूछी गई, सिद्धार्थ अर्थात गौतम बुद्ध पे यहाँ पे केस स्टडी पूछी गई। तो गौतम बुद्ध पे जो केस स्टडी पूछी गई, तो गौतम बुद्ध की केस स्टडी, क्योंकि हमारे सिलेबस में गौतम बुद्ध थे, इसलिए गौतम बुद्ध पे केस स्टडी पूछी गई। ज्यादातर लोगों का कहना था कि ये पता नहीं क्या पूछेगा, तो गौतम बुद्ध की केस स्टडी, उसके आंसर क्या होंगे, उसके आंसर कैसे देना है, ये पहले आपको बताया। ये क्या था, पिछले बार जो पूछी गई। अब गौतम बुद्ध की केस स्टडी के आधार पे अब अगर हम देखें तो आपसे स्वामी विवेकानंद पे केस स्टडी पूछी जा सकती है। तो हमने यहाँ पे स्वामी विवेकानंद की केस स्टडी को आपके सामने बताने का प्रयास किया कि स्वामी विवेकानंद पे केस स्टडी क्या पूछी जा सकती है। तो एक पूरा घटनाक्रम दिया, उसमें स्वामी विवेकानंद जी के जो सिद्धांत है उनको बताया, और उसके आधार पे आपसे कुछ प्रश्न पूछे गए ताकि आप प्रैक्टिस कर सके कि भाई दार्शनिक पर आधारित केस स्टडी कैसे पूछी जा सकती है। हमने यहाँ पे दार्शनिकों पर भी केस स्टडी, मतलब हर चीज पे केस स्टडी राजा राम मोहन राय पे, कबीरदास जी पे, ताकि आपको एक वो कबीरदास जी पे केस स्टडी दी, दीनदयाल उपाध्याय जी पे केस स्टडी दिया, तो ऐसी केस स्टडी वहां पे दिया। आपका दूसरा टॉपिक है सिलेबस का क्या है, राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र और नैतिक अवधारणाओं। तो राष्ट्र से संबंधित क्या केस स्टडी हो सकती है। राष्ट्र में आप देखोगे तो आप वहां पे राष्ट्रीय हित नामक एक टॉपिक पढ़ोगे कि राष्ट्रीय हित कैसे प्रभावित होते हैं, किन कारणों से राष्ट्रीय हित प्रभावित करते हैं। अब इसको आप बेस्ट एग्जाम्पल आपने जस्ट कुछ दिन पहले देखा होगा सोशल मीडिया पे, भाई प्रधानमंत्री जाते हैं मालदीप में, जाते हैं वो लक्षद्वीप में जाते हैं, फोटो को टेक करते हैं, और उससे मालदीप की पूरा जो है वो पूरी की पूरी इकोनॉमी क्या हो जाती है, धराशायी हो जाती है। मालदीप में इतना ज्यादा संकट में पड़ जाता है, भारत की लक्षद्वीप की अर्थव्यवस्था मतलब अर्थव्यवस्था बढ़ जाती है। तो वो केस स्टडी को यहाँ पे बताया, क्योंकि प्रश्न क्या था, राष्ट्र कि राष्ट्र अपने हितों को कैसे प्रभावित करते हैं, दूसरे राष्ट्रों के हितों को, राष्ट्रीय सुरक्षा क्या होती है। तो एक केस स्टडी के माध्यम से किया कि भाई प्रधानमंत्री लक्षद्वीप गए, लक्षद्वीप में उन्होंने केवल वहां पे सोशल मीडिया पे एक फोटो डाली, उस फोटो डालने से हम किस प्रकार राष्ट्रीय के शक्ति के रूप में उसका प्रयोग किया, पर्यटन किस प्रकार से राष्ट्रीय शक्ति बना। दूसरा, मालदीव की संप्रभुता और सुरक्षा में किस प्रकार से ये समस्या उत्पन्न हुई, मालदीव को क्या समस्या उत्पन्न हुई, भारत ने मालदीव को कैसे, मालदीव के ऊपर भारत ने अपनी संप्रभुता स्थापित की। मालदीव में अगर हम देखें तो ये सारे चीजों के पीछे चाइना का क्या फैक्टर था, उसको भी हमने वो किया। फिर हमने यहाँ पे अभी आपके यहाँ पे डंकी मूवी आई हुई है, आपने अभी देखी होगी, तो डंकी मूवी पर आधारित जो अवैध प्रवासी होते हैं, अवैध प्रवासियों की समस्या पर आधारित केस स्टडी को यहाँ पे आपने रखा। फिर अगर हम देखें तो भारत अभी जैसे हमारे यहाँ पे G20 की
की बैठक हुई, तो G20 पर बैठक पे भगवत गीता हमारा टॉपिक है, तो भगवत गीता से हम क्या सीख सकते हैं, वही केस स्टडी के रूप में रखा गया। अर्थात जो कंफ्यूजन होता है ना कि केस स्टडी में पढ़े क्या, तो ये पढ़ेंगे वो सीधे सीधे स्पष्ट तरीके से बताएगा। इसमें यूनिट 3 और 4 में, यूनिट 3 और 4 में अगर आप देखोगे तो सीधे सीधे जो पुरानी केस स्टडी आई थी वो कैसे सिलेबस से रिलेटेड है और उनका क्या आंसर होगा वो बताने का प्रयास किया यहाँ पे, है ना। जो पुरानी केस स्टडी है उनको भी उठाया, उनके सॉल्यूशन दिए ताकि आप समझ सके कि केस स्टडी को लिखना कैसे है, केस स्टडी को लिखना कैसे, उसके बाद प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन लिए गए ताकि आप उसमें बेहतर तरीके से उनका अभ्यास कर सकें। ये हर जगह पे यही किया। दूसरा व्यवहारिक केस स्टडी, जैसे इस बार की केस स्टडी ले लीजिए, है ना। इस बार की केस स्टडी डीएम वाली है, वो ऐसी केस स्टडी जिसको हर क्लास में हम सीधे सीधे, जिन्होंने भी हमसे क्लास अटेंड की होगी उनके साथ में हमने सीधे सीधे देखा है कि वो केस स्टडी हमारी क्लास में पहली केस स्टडी के रूप में प्रयोग की जाती थी। ये केस स्टडी किस पे आ गई, ये केस स्टडी जो आई वो जिला अधिकारी पे आई। अब यहाँ पे क्या है, अब हमने उसमें पुलिस अधिकारी के रूप में केस स्टडी दे दी कि भाई आप किसी में जिला अधिकारी की जगह पुलिस अधीक्षक है, तो पुलिस अधीक्षक है तो फिर वहां पे आपकी क्या जिम्मेदारी होगी, क्राइम प्रिवेंशन आप कैसे करोगे, है ना। पुलिस अधिकारी क्राइम जो हो चुके हैं उनको कैसे कंट्रोल करता है, शांति व्यवस्था पुलिस अधिकारी कैसे बनाता है, पुलिस अधिकारी को कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, या जैसे आप फील्ड पे जाओगे, आपका सिलेक्शन होने के बाद आपके कई सारे साथी जो अभी सेलेक्ट हुए होंगे उनमें से एक उदाहरण जो अभी घटित हुआ। अंत में अब बात आती है जो पहले भी हमने आपसे करी कि इस किताब को हम आप क्यों खरीदें, ठीक है। तो यदि आप इस किताब को खरीदने के लेकर के बात आई भाई आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो जैसा हमने पहले ही बताया कि संक्षिप्त और सारगर्भित है। दैट मीन्स कि इस किताब को पढ़ने के बाद आपको बहुत ज्यादा नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ज्यादा कंटेंट को पढ़ने के बाद आपको क्या है उसमें से नोट्स निकालने की, बेहतर पॉइंट निकालने की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि हम आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, सबसे बेहतर जो बिंदु है सिर्फ उतना ही क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी जो बात थी कि इसमें आपको प्रैक्टिस, यदि आप आंसर राइटिंग करेंगे तो क्वेश्चन मिल जाएंगे। जैसा हमने आपको दिखाया भी कि विगत वर्षों के भी प्रश्न दिए जिसको आप आंसर राइटिंग में इंक्लूड कर सकते हैं अपने, और हमने अभ्यास प्रश्न भी दिए हुए जिसको आप अपनी आंसर राइटिंग में इंक्लूड कर सकते हैं, और सिलेबस के हर बिंदु को हमने इसमें कवर किया है। ऐसा इस चीज को हमने आपको उस पीडीएफ में दिखाया भी है, ठीक है। अब बात आती है कि इस किताब को आप कहां से प्राप्त कर सकते हैं, कैसे आपको ये किताब मिलेगी। किताब को प्राप्त करने के 3 माध्यम हैं। एक सबसे जो महत्वपूर्ण माध्यम है वो है ऑफलाइन बुक स्टोर, आपके आसपास में जो भैया जी का बुक स्टोर चल रहा होगा, ठीक है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको किताब आपके आसपास के बुक स्टोर में नहीं मिलती है तो आप वहां अपने भैया जी को बोलेंगे, वो 102 दिन में आपको क्या है कि किताब उपलब्ध करवा देंगे। दूसरा जो माध्यम हो सकता है ऑफलाइन के अलावा वो होता है ऑनलाइन माध्यम। ऑनलाइन माध्यम में आप इस किताब को 3 जगह से प्राप्त कर सकते हैं। एक होता है कौन सा, हमारा अमेजन, जहां पे आपको जाके डायरेक्टली बुक के नाम के साथ सर्च करना है। बुक का नाम आपको एग्जैक्टली नीति शास्त्र दर्शन शास्त्र, और साथ में आप हमारे संस्थान का नाम लिखेंगे दर्पण सिविल सर्विसेज, तो भी आपको क्या है बुक मिल जाएगी। दूसरा फ्लिपकार्ट के माध्यम से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा हमारे ऐप के माध्यम से भी आप इसको क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो ये 3 माध्यमों से आप ऑनलाइन तरीके से मंगा सकते हैं, एक माध्यम से आप ऑफलाइन तरीके से मंगा सकते हैं। और इस किताब के साथ इस किताब को बनाने में पूरी सावधानी बरती गई है, जो बेहतर हो सकता है आपके लिए एग्जाम के नजरिए से, पैटर्न के नजरिए, सिलेबस के नजरिए, सब कुछ क्या है इसमें दिया गया है। परंतु यदि कहीं आपको लगता है कि कुछ और इम्प्रोवाइज किया जा सकता है तो उसको आप हमारे संस्थान के नंबर पर बता सकते हैं। जो संस्थान का नंबर है वो आपको उपलब्ध हो जाएगा, या तो संस्थान के नंबर पे आप हमको बता सकते हैं अथवा टेलीग्राम आदि के माध्यम से भी हमको बता सकते हैं। इससे हमको किताब को आपके लिए और बेहतर तरीके से बनाने में सहायता मिलेगी। देखिए, आप मान लो ये यूनिट है, इसमें स्पेसिफिक टॉपिक है दर्शन शास्त्र, राष्ट्र निर्माण या मनोचिकित्सा जैसे टॉपिक को पढ़ने जाएंगे तो उनमें आपका एक बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। जब ये सिस्टमेटिक तरीके से उतनी पूरी मेहनत को और हमारे पूर्व के जितने अनुभव है उसको सिस्टमेटिक तरीके से एक जगह लाने का प्रयास किया, तो उम्मीद है कि ये आपकी जो एक उम्मीद रहती है किताबों के प्रति कि हमें टू द पॉइंट कंटेंट मिले, सटीक मिले, जो एग्जाम में पूछा जाता है वो मिले और जिससे हम हमारी समझ व्यापक कर सके वो मिले, तो उम्मीद करते हैं कि उस पर पूरी तक मतलब उस पर एक प्रकार से पूरी तरह से फिट बैठेगी। उस उम्मीद पे आप इसका अगर यूज करेंगे तो आप बेहतर तरीके से अपनी गुणवत्ता को सुधार सकते हैं। केवल यही किताब नहीं, आने वाली हर किताब के लिए हम दावा करेंगे कि उसमें जितना एमपीपीएससी की डिमांड है, जो एमपीपीएससी की डिमांड है,
जो वर्तमान में पैटर्न चल रहा है, जो सिलेबस चेंज किया एमपीपीएससी ने, उस पैटर्न पे हम पूरी तरह से फिट हो सके हैं। तो ये बस मांग है, ये हमारी वो है, एक प्रकार से आपकी चीज़ों को फुलफिल करने के लिए हमने प्रयास किया। आप इसका यूज़ कर सकते हैं, बेहतर तरीके से इसको समझ सकते हैं। बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, है ना। आप प्रयास कीजिए, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करें, मेहनत करें, क्योंकि अल्टीमेट तरीके से जब सिलेबस बदलाव होता है तो शुरुआत के 1-2 साल बहुत ज़्यादा गोल्डन होते हैं, खासकर जो पहले से तैयारी कर रहे होते हैं उनके लिए भी, क्योंकि एक पुराना सिलेबस तैयार होता है, दूसरा जो नई तैयारी कर रहे होते हैं उनके लिए भी। तो दोनों लोग, दोनों प्रकार के जो व्यक्ति होंगे वो इसको बेहतर तरीके से करने का प्रयास करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।